नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने लगभग 29 भाग देखे हैं और अब इसके आगे का भाग आज बनने जा रहा है। इसमें हमने पहले के भाग में देखा जो जयदेव पुरी है और सुध जी है, इन दोनों में वार्तालाप चल रहा है। और जयदेव पुरी जो है, उसके घर में जो उर्मिला है उसको लेकर सुध जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और वह उत्तर बता रहा है। यानी सुध जी के पूरे बातों में वह पुरी जो है वह फंस चुका है और वह अब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। यहाँ तक हमने देखा है। और पुरी कहते हैं कि ऐसे कैसे कोई माँ अपने के जवान लड़की को छोड़कर कैसे जा सकती है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का भाग आप देखेंगे। घूमते फिरते हो और क्या नाम उसका, यानी यहाँ तक देखा था हमने। तो यही सुना है कि तुमने वाइफ को बुला लिया। ये तो हो चुका था ये भी। पूरी साप्ताहिक पत्र को आरंभ करने की तैयारी में बहुत व्यस्त था। सूद जी ने उर्मिला को उसके माता पिता के यहाँ भेज देने का, उसे पूरी से यहाँ से हटा देने की बात कहकर एक और उलझन उत्पन्न कर दी थी। यानी पूरी का जो विचार था, वह विचार यह था कि वह एक नया साप्ताहिक पत्र जो है वह प्रारंभ करे। और उसमें सूद जी ने भी कहा था जो उर्मिला है, उर्मिला को उनके माता पिता के पास भेज दो, नहीं तो यहाँ से हटा देने की बात कही थी, नहीं तो पूरी को यहाँ से निकाल देने की बात कही थी। तो यहाँ तक जो है देखा था। इस परेशानी में पिता के प्रति सप्ताह आने वाले पत्र चिंता को और बढ़ा रहे थे। पिता ने अपने पहले पत्र में लिखा था कि प्रभु की इच्छा और दया से वे जिस अवस्था में थे संतुष्ट थे। यानी वो जयदेव पुरी के जो पिता थे, उनका भी एक पत्र आया था और उस पत्र में लिखा था कि जो कुछ भी था वो आपको सब कुछ चल रहा है, यानी संतुष्ट थे। पुरी की माँ पुत्र को देख पाने के लिए आतुर थी। यानी पुरी की माँ जो है बेटे को मिलने के लिए, यानी पुरी को मिलने के लिए आतुर थी। पुरी ने अपने परिवार का पता लग जाने और परिवार की सहायता की बात सूद जी से कहकर नवंबर से अपना वेतन 200 रुपये मासिक करवा दिया था। यानी जो 150 रुपये मासिक इसका तय हो गया था सूद जी का, पूरी का सूद जी से। लेकिन फिर परिवार का पता मिला यह कहकर फिर 200 रुपये उसका जो मासिक वेतन है वह वेतन करने के लिए कहाँ गया था, बढ़ाया था। वह प्रति मास 50 रुपये पिता को भेज रहा था। अब पिता के पत्रों में संतोष के स्थान पर चिंताओं की चर्चा थी। वे हरदेव को घर पर ही पढ़ा रहे थे। यानी वह हर माह 50 रुपये जो था वह सूद जी पूरी अपने पिता को भेजता था। और पिता में पत्रों में पत्र लिखकर बता देते, तो उसका जो हरिदेव नामक जो है उसकी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे। और उनकी पढ़ाई आजकल घर पर ही चल रही है, यह भी बता रहे थे। उसके परीक्षा न दे सकने से लड़के का 1 वर्ष व्यर्थ जाने के लिए चिंतित थे। सोनवास एक सबसे समीप स्कूल बस्ती में था। वहाँ पढ़ाने के लिए हरदेव को बोर्डिंग में दाखिला करना आवश्यक था। यानी जो सोनवा जो थी उसका भी स्कूल नज़दीक था, तो उसके स्कूल के भेजने के लिए भी पैसे होते, तो बहुत कुछ दिक्कतें थे। ऐसे वह उसका पिता कह देते थे। उषा लाहौर से मैट्रिक की परीक्षा पास करके आई थी। वह कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। यानी उषा जो है यह लाहौर से मैट्रिक पास यानी 10वीं पास करके आई थी और वह आगे कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। लेकिन उसका 1 वर्ष खराब हो चुका था। परंतु 16 बरस की लड़की को पढ़ाने के सिवा और उपाय ही क्या था। यानी उसका 10वीं हो चुका है, यानी 16 साल उम्र है, सिर्फ पढ़ाना ही है। पढ़ाने के सिवा और कोई उपाय नहीं था और पढ़ाना भी आवश्यक था। सोनवा में अपनी बिरादरी या परिचित लोग नहीं थे कि कुछ और बात सोची जा सकती। पुरी के पिता लड़के लड़की की शिक्षा के विचार से जालंधर आ जाना चाहते थे। यानी वहाँ जो सोनवा नामक जो ठिकान है वहाँ पर कोई उनके बिरादरी या परिचित के लोग नहीं थे। तो वह सूद जी के जो पिता है वह पिता जालंधर आना चाहते थे अपनी लड़की और लड़के की
पढ़ाई अच्छी तरीके से हो इसलिए। पुरी को चिंता थी पिता के आ जाने पर उर्मिला का क्या होगा। यानी उसके पिता उन बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ आना चाहते थे जालंधर में पुरी के पास, और फिर पुरी सोच रहा है यदि हमारे पिताजी और परिवार वाले यहाँ आ गए तो उर्मिला जो पहले से उसके घर में है उसका क्या होगा, किस प्रकार वहाँ होगा, यह चिंता उसको सताई जा रही थी। पिता रिकीराम की जगह काम कर सकते थे, परंतु उनसे उर्मिला की बात कैसे छिपी रह सकती। यानी रिकीराम जो काम करता है उसकी जगह पर पिता काम कर लेंगे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में जो उर्मिला है उसके बारे में मैं उसको कैसे बता सकता हूँ, यानी कितने दिन तक यह भी बात छुप सकती है। पूरी बहाने बनाकर पिता और परिवार को सोनवा में रोके हुए था। यानी वह बहाने बनाकर पत्रों से वही सोनवा जो स्थान है वहीं पर रुकने के लिए कह रहा था। पुरी ने पिता को पत्र में लिखा था कि स्वयं एक मित्र के यहाँ पड़ा है। यानी वह पुरी ने लिखा था कि मुझे मकान अभी तक नहीं मिला है, मैं ही किसी मित्र के यहाँ रुका हूँ, मित्र के मकान में रुका हूँ, ऐसा बताया। यानी उसको मकान मिल गया है ऐसा लिखता तो उसके पिता और उसके परिवार वाले यहाँ आ जाते थे और फिर जो पुरी का जो भंडा है वह खुल जाता था। इसके भय से वह झूठ बोल रहा है। मकान मिल नहीं रहा है, मिलते ही उन्हें बुला लेना या लीवा ले जाएगा। यानी वह कहता है कि जैसे ही मकान मिल जाता है तो मैं आपको तुरंत यहाँ ले आऊँगा, ऐसा वह कहता है। अभी हरी को बस्ती के स्कूल के बोर्डिंग में भर्ती करा दे। पूरी का विश्वास था कि फरवरी के अंत तक अखबार के लिए कागज़ की समस्या हल हो जाएगी। यानी फरवरी तक जो कागज़ है वहाँ तक तो चलेगा, ऐसा उसकी ये था। वह प्रेस की मशीनों के शोर में अपनी कुर्सी पर बैठा मेज पर कोहनी टिकाए और हथेली पर टोडी रखे अपने पत्रों को अधिक से अधिक आकर्षक और प्रभाव उत्पादक बना सकने की कल्पना में डूब जाता था। जैसे भावी माता प्रथम प्रसव से पूर्व मनी मन गर्भ स्थिति बालक की क्रीड़ाओं की कल्पनाओं से मुग्ध हो सकती है। यानी वह पूरी जो है वह अपना जो साप्ताहिक पत्र प्रारंभ कर रहा था, और वह साप्ताहिक पत्र प्रारंभ करने से पूर्व वह हमारा जो पत्र है, हमारा जो साप्ताहिक पत्र पत्रिका है, वह उसको आकर्षित किस प्रकार बनाई जाए इसके बारे में वह सोच रहा था। और आकर्षित होने के बाद जब वो प्रकाशित होगा और प्रकाशित होने के बाद किस प्रकार वह लोगों में एक उत्साह यानी आकर्षक निर्माण होगा वह सोच रहा था। जैसे एक उदाहरण भी बताए, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, वह अपना बच्चा होने पर किस प्रकार वह बच्चा खेलेगा, किस प्रकार वह उसके साथ खेलेगी या किस प्रकार उसका मनोरंजन होगा, उसके कल्पनाओं में एक माता अपने बच्चे की क्रीड़ा के कल्पना में खो जाती है। उसी प्रकार पूरी अपने अखबार या अपना जो पत्र था उसके बारे में सोच रहा है या कल्पना कर रहा है। पूरी को लेखक के रूप में अपनी योग्यता और सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था। यानी पूरी पर आप खुद वह जो कुछ भी लिखता था उस पर और उसके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था। यानी वह एक अच्छा सा लेखक था। वह विचारों को व्यवहार में प्रकट करने के लिए कल्पना से घटना गढ़ सकता था। यानी वह कल्पना शक्ति के बल पर एक व्यावहारिक तरह से या वास्तविकता को एक घटनामय और कल्पना के आधार पर एक अच्छी तरह से वह लिख सकता था। यानी एक अच्छा खासा लेखक था। घटना के लिए उपयुक्त पात्रों की सृष्टि कर सकता था जो घटना कभी नहीं घटी। पूरी पाठकों के लिए उसका सृजन कर सकता था। कलम हाथ में लेकर वह कागज पर भावों और घटनाओं की सृष्टि कर सकता था। ऐसे काम में उसे अपने सामर्थ्य और अस्तित्व का संतोष होता था। वह घटना या प्रसंग विशेष के संबंध में तर्क संगत दृष्टिकोण उपस्थित कर सकता था। शब्द और शैली उसके अपने हाथ की वस्तुएं थी और उसके भंडार में निस्समित थी। यानी वह पूरी जो है वह लिखने में माहिर है। वह कुछ भी शब्दों के बल पर या खुद के विचार के तर्क के बल पर किसी भी वस्तु को एक वह आकर्षित ढंग से, प्रभावशाली ढंग से लिख सकता था। यानी कि अच्छा खासा वह लेखक था। पूरी नाजिर साप्ताहिक के प्रकाशन की विविक्त डिक्लेरेशन दर्ज करने के लिए जिला कचहरी में गया था। यानी उसके जो पूरी जो साप्ताहिक पत्र निकालने वाला है उसका नाम क्या है, नाजिर साप्ताहिक। यह याद रखिए, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नाजिर साप्ताहिक, तो इसके लिए वहाँ जो जिला कलेक्टर है वहाँ से वह परवानगी लेने के लिए
वहाँ एक अर्ज़ दिलाने के लिए जिला कचहरी गया था। वह प्रेस क्लर्क के कमरे से निकला तो महेंद्र नैयर दिखाई दे गए। यानी वहाँ से निकला तो जो नैयर जो है, महेंद्र और नैयर, वह उसको दिखाई दिया। नैयर ने उल्लास से आगे बढ़कर पुकार लिया, हेलो, और जबरदस्त पंजे से हाथ मिला लिया। यानी नैयर और पूरी एक दूसरे को जानती है, क्योंकि नैयर जो है वह कनक का संबंधी है और वह इसके लिए वह जानते थे। तो फिर वह एक दूसरे से हेलो मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पूरी कनक के संबंधी को अकस्मात सामने पाकर कुछ झिझक गया। यानी जो नैयर जो था वह कनक यानी उसके पत्नी का कोई संबंधी था, रिश्तेदार था, उसको अचानक उसके सामने पाकर वो थोड़ा झिझक गया, आश्चर्यचकित हो गया। मुस्कुराने का यत्न कर बात की, आप यहाँ हैं, कब से यहाँ प्रैक्टिस आरंभ की है, कैसा काम चल रहा है? यानी वह नैयर पूरी बोल रहा है कि आप यहाँ कैसे? तो वह नैयर बोल रहा है कि मैंने यहाँ जो वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था वह इसलिए वह यहाँ स्थायित हुआ था। नई जगह पर प्रैक्टिस शुरू की है तो भाई जमने में कुछ समय लगेगा ही। यानी वो नैयर कहता है कि नए जगह पर मैंने अभी प्रैक्टिस प्रारंभ की है, जो कि वकालत की, वकील की। तो वह कहता है तो नई जगह पर अभी जमने के लिए यानी खुद के पैरों पर एक अच्छी तरह से इस माहौल में मिलजुल की जाने के लिए समय लगता है। पंडित जी भी यहाँ है, पूरी ने अपनी चिंता के समाधान के लिए पूछ लिया। यानी वो पूरी ने पंडित जी यानी इसके ससुर जी भी यहाँ पर है क्या, पूछ लिया अपनी चिंता। यानी वह सोच रहा था यदि पंडित जी यहाँ हैं तो पूरा परिवार यहाँ है, तो फिर कनक भी यहाँ भी होगी, ऐसा उसको लग रहा था। न पूछना उचित न होता, हाँ सुनने की आकांक्षा में रक्त की गड़ बढ़ गई। यानी उसने पूछा पंडित जी यहाँ है, और फिर वह हाँ कहे या कुछ बताए, यह सुनने के लिए वह रुक गया। नहीं, पंडित जी दिल्ली में ही है, प्रेस तो नहीं है, पर जो मकान लिया है उस पर नया हिंद प्रेस नाम लिया है। यानी वह नैयर कहता है कि वह तो दिल्ली में है, और दिल्ली में जो मकान उनको रहने के लिए मिला है वहाँ पर नया हिंद प्रेस नाम लिखा है, ऐसा वह कहता है। मकान दुर्रानी गली में दिल्ली गेट बाजार रोड पर ले लिया है। नैयर ने स्वयं ही पता बता दिया। फिर नैयर ने उसके मकान का, जो पंडित जी थे उसके मकान का पता बता दिया। मकान जो दुरानी गली, दिल्ली में जो दुरानी गली गेट बाजार रोड पर ले लिया है, नैयर ने स्वयं ही पता बता दिया। पूरी ने अपनी दुविधा छिपा लेने के लिए व्यस्तता और चिंता प्रकट की। पत्र आरंभ करने के लिए डिक्लेरेशन फाइल करने आया था। पहले कागज़ के कोटे का प्रश्न था। यानी वह नैयर को बता रहा है कि जो नया पत्र, नाजिल जो पत्र है वह मैं नया प्रारंभ कर रहा हूँ, और उसके डिक्लेरेशन के लिए मैं यहाँ पर अर्ज अपील करने आया था। और जो कागज़ का जो कोटा था वह भी, उसका भी प्रश्न, यानी वो पत्र छपने के लिए कागज़ तो लगेंगे, इसका भी प्रश्न था। अकेला आदमी हूँ, प्रेस भी संभालना पड़ता है, किसी असिस्टेंट की तलाश में हूँ। यानी वह पूरी कह रहा है कि मैं अकेला आदमी हूँ, और जो प्रेस है वह भी संभालना पड़ता है। यानी जो मेरे जो सहयोगी है, मुझे काम में मदद करने वाला कोई मैं असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ, ऐसा वो बता रहा है। बधाई, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तो स्वभाव और रुचि के अनुकूल काम मिल गया। यानी वह नैयर रहते कहाँ हो, मकान मिल गया, मिला तो करो, जगह बताओ तो मैं ही मिलने आऊँगा, नैयर ने आत्मीयता प्रकट की। यानी नैयर पूरी से कह रहा है कि बधाई, शुभकामनाएं, जो आपने नया समाचार पत्र प्रारंभ किया। और उसको और भी कह रहा है आपको तो आपके रुचि के अनुसार काम मिल गया। यानी जो पूरी की जो रुचि है वह लिखने में या छपाई काम में रुचि है, और उसको वही काम मिल गया है, इसीलिए वह उसको बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है नैयर, और आत्मीयता प्रकट करता है। जी नहीं, मकान कहाँ मिल गया है, कमल प्रेस में पड़ा रहता हूँ, या कभी सुध जी के यहाँ रह गया। यानी वह पूरी जो है वह नैयर को कह रहा है कि मकान मुझे अभी तक मिला नहीं, मैं वही कमल प्रेस जो है उस प्रेस में ही रहता हूँ, या कभी सुध जी के यहाँ वहाँ रहता हूँ। आपको मकान मिल गया, काम कैसा चल रहा है? फिर सुध जी जो है वह नैयर से पूछ रहे हैं कि आपको मकान मिल गया है या आपका काम कैसा चल रहा है? मकान जैसा तैसा मिल ही गया है, काम अभी चार मास से शुरू किया है। यानी नैयर बोल रहा है कि मुझे मकान एक ऐसा वैसा ही मिल गया है, लेकिन जो काम है वह काम अभी 4 मास से प्रारंभ शुरू किया है। नई जगह है, सब परिचय और संपर्क पर निर्भर करता है।
यानी नैयर कहता है नई जगह है तो यह जो काम है परिचय और संपर्क पर निर्भर होता है। नई जगह है मेरी तो ज़्यादा परिचय ये नहीं है, ऐसा वह बता रहा है। किसी दिन साथ चलकर आपका परिचय सुध जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के से करा दूंगा। यह पत्र उन्हीं के सहयोग में निकाल रहा हूँ। यानी वह सुध जी कह रहा है, पूरी कह रहा है नयल से कि किसी दिन मैं सुधजी से आपको मिलवाऊंगा, परिचय करवा के दूंगा। जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी है उनको भी मैं परिचय करवा के दूंगा, क्योंकि मेरा जो पत्र नया निकलने वाला है वह सुध जी के ही मेहरबानी से निकलने वाला है। धन्यवाद ज़रूर, पर इस समय तो मैं RSS के गिरफ्तार लड़कों की जमानत के लिए पेश हो रहा हूँ। शायद सुध जी को यह अच्छा न लगे। यानी वह कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, जो RSS में जो संगठन है उसके एक लड़की की ज़मानत के लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा वो कह रहा है। विस्मय है आपको RSS के सहानुभूति है। आपका खद्दर का कोट देखकर कुछ और ही अनुमान किया था। यानी वह कहता है नैयर कि आपका जो खद्दर यानी जो खादी का कोट है वह देखकर मैंने तो और भी अनुमान लगाया था। यह कोट खूब रही कोर्ट की ड्रेस नैनीताल तो ले नहीं गया था, लाहौर हम जा ही नहीं सके। यानी नैयर बोल रहा है कि यह जो कोट है यह कोट मैंने लिया है यहाँ आकर। मेरा जो वकालत का कोट था वह तो नैनीताल में ही रह गया है और उसको ला न सके। नया सिलाना पड़ा है। अब विकोना का कोट सिलाने लायक पैसे नहीं है। यानी वह कह रहा है कि जो वकालत का जो असली कोट है वह कोट सिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो यह तब तक मैंने ये किया है। RSS के प्रति आपकी सहानुभूति है गांधी जी की हत्या के बाद भी। यानी वह कहते हैं कि RSS के प्रति आपकी जो सहानुभूति है यह आप भी कायम है गांधी जी की हत्या हो जाने के बाद भी। नैयर हंस दिया। पूरी तुमसे यह बात सुनकर विस्मय हुआ। शाहलमी के मामले में पकड़े गए थे तो क्या तुम सचमुच आग लगाने गए थे? तो वह नैयर पूछ रहा है कि पूरी तुम वहाँ किसी कारण वहाँ तुम भी पकड़े गए थे जेल में, क्या तुमने सचमुच आज आग लगाई थी क्या? ऐसा वह पूछ रहा है। जानते हो लोग यूँ भी पकड़ में आ जाते हैं। RSS के हर एक आदमी ने तो गांधी जी की हत्या में भाग नहीं लिया होगा, और यह अधिकार तो गोडसे का भी है कि उसके साथ न्याय हो। यानी वह कह रहा है कि जितने ही RSS में शामिल लोग हैं उन सभी ने मिलकर तो उसकी हत्या नहीं की है। तो वह गोडसे ने जो गांधी जी की हत्या की थी उसको भी आशा है कि न्याय मिल जाए, तो यहाँ ऐसा कहते हैं। खैर आपको नई जगह बनानी है, इससे हिंदू सभाइयों की सहानुभूति आपकी ओर हो सकती है। पूरी ने पुराना बदला लेने के लिए कटाक्ष कर दिया। यानी पूरी ने एक पुराना बदला लेने के लिए या बातों से उसको हीनता दिखाने के लिए कह दिया कि नैयर से आपको तो खैर आपको नई जगह बनानी है। यानी वहाँ एक नए सलीके से जीवन प्रारंभ करना है। वकालत की जो दुनिया है उसमें आपने पैर जमाने हैं, इससे हिंदू सभाइयों की सहानुभूति आपकी ओर हो सकती है। यानी जो हिंदू है वह आपकी ओर आ सकते हैं, ऐसा वह कहते हुए कटाक्ष यानी कड़वे शब्द में बोलता है। नैयर ने पूरी को घूर कर देखा। सहानुभूतिपूर्ण सुझाव के लिए धन्यवाद, पर जो आदमी सरकार का अप्रिय होने से नहीं डरता वह हिंदू भाइयों की सहानुभूति के लिए भी नहीं तरसेगा। यानी नैयर ने सहानुभूति प्रकट की, जो मिलने के लिए धन्यवाद किया। और वह कैसा है, नैयर जो है वह सरकार की बात के लिए नहीं डरता था, या वह सरकार का अप्रिय या सरकार उसको इनकार करे इसीलिए यह इस बात का उसको भय नहीं था। तो वह जो हिंदू सभाइयों की सहानुभूति के लिए वह तरसेगा क्या, यानी हिंदुओं से वह मदद पाएगा क्या, ऐसा वह सोच रहा है। पूरी गंभीर हो गया। खैर फिर मिलेंगे। नैयर हाथ मिलाए बिना ही चला गया। यानी फिर मिलेंगे ऐसा कहकर नैयर ने हाथ नहीं मिलाया और वह चला गया। कचहरी से टांगे पर नगर की ओर लौटते हुए पूरी की कल्पना कनक के चारों ओर घूम रही थी। यानी कचहरी से लौटते समय जब वह नैयर के सामने
कनक की जो ये है कल्पना है वह उसकी चारों ओर घूम रही थी। क्या नैयर दिल्ली पत्र पत्र लिखकर मुझसे मिलने की सूचना देगा? उसे क्या ज़रूरत? संपर्क टूट जाने से इन लोगों ने मुक्ति पाई होगी। यानी वह सुध जी जो पूरी है वह सोच रहा है क्या नैयर कनक को बता देगा या पत्र लिखकर बोलेगा कि मैं पूरी से मिला हूँ, ऐसा वह पूछेगा। ऐसे इसी ख्यालों में वह सोच रहा है और सोचते सोचते फिर एक बात सोच रहा है कि इतने अभी विभाजन के बाद में बहुत से बिखरा हुआ है, बहुत से लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो इन्हीं प्रकार कनक और नैयर यह भी दूर हुए होंगे, यह भी अपने परिवार से दूर हुए होंगे। बूढ़े को लिख भी देगा तो वह कन्नी को कब कब बताने वाला है? प्रेस में पहुँचे तब तक पूरी कनक की ही बात सोचता रहा। यानी वह जो पंडित जी यानी जो कनक के पिता को यदि नैयर बताएगा पत्र लिखकर, तो वह पंडित जी जो है कनक के पिता कनक को नहीं बताएंगे। और वह ऐसे सोचते सोचते इसी बातों में वह कमल प्रेस तक पहुंच गया। पूरी को लेखक, संपादक और प्रबंधक का भी काम करना था। सोचा था पत्र का पहला अंक प्रकाशित करते समय पूरे 4 अंकों का बहुत अच्छा मसविदा हाथ में रहना चाहिए। यानी पत्र को उस पूरी जो नया पत्र निकलने वाला है नाजिर, तो उसके लिए जो भी काम संपादक है, प्रबंधक है या लेखक है, वह सब कुछ काम उसे ही करना था। और वह सोच रहा है कि जो भी उसकी सामग्री है, साहित्य है, वह पहले से तैयार होना चाहिए। उसे एक सहायक की आवश्यकता थी, ऐसे सहायक की जो वास्तव में भावना से उसका सहयोगी बन सके, जिसमें कला का संवेदन और उत्साह भी हो। यानी वह सोच रहा है कि मुझे एक सहायक की आवश्यकता है मेरे पत्र निकालने में, और वह ऐसा होना चाहिए जो साथ में वास्तविकता में मेरी भावना का सहयोगी हो, मेरे साथ हर कदम पर मेरे साथ खड़ा हो, ऐसा हो, मेरा उत्साह कायम रखने वाला वह मेरा सहयोगी हो, ऐसा वह सोच रहा है, जो उसके निर्देशनों और सुझावों को आत्मसात करके पत्रों को ज्वाला बना सके, मर्मस्पर्शी वाणी बना सके। यानी जो सहयोगी ऐसा होना चाहिए जो पत्रों पर जो लेख लिखने वाला है, जो भी काम करने वाला है, वह आकर्षित एवं प्रभावशाली हो। यानी वह जनता के मन में स्पर्श करने वाला ऐसा वह बना सके पत्र को, ऐसा उसको सहयोगी चाहिए था। कनक की भी यही महत्वाकांक्षा थी। समय आने पर वह नहीं है। यदि इस समय कनक होती तो दोनों वास्तव में एक प्राण होकर पत्र को क्या नहीं बना देते। कनक का यही स्वप्न था। यानी पूरी आप सोच रहा है कि कनक भी लिखना जो है वह कनक भी अच्छी तरीके से जानती थी। तो वह पूरी सोच रहा है यदि कनक आप इस समय मेरे साथ होती तो वह हम दोनों मिलकर प्राणों की बाजी लगाकर पत्र को हम एक अच्छा खासा बना सकते थे। और कनक की भी यही इच्छा थी कि हम एकांत पत्र निकालें। एक छोटा सा निराला मकान, दोनों मेज़ों पर रचना की साधना में रत हो कनक के स्थान पर उर्मिला आ बैठी थी। यानी वह ऐसा सोच रहा है कि आप तो जो कनक का स्थान था वो स्थान पर उर्मिला आ बैठी है। कैसे यह सब हो गया? पर यह हो गया था, यह स्थूल तथ्य था। यानी वह कैसा है, वह सोच रहा है कि यह सब कुछ कैसे हो गया। यह जो हो गया एक स्थूल यानी एक बहुत बड़ा जो है वह एक तथ्य है। उर्मिला के प्रत्यक्ष उग्र जीवंत व्यक्तित्व की उपस्थिति में कनक के प्रति भावुकता और उसकी योग्यता की स्मृति मात्र कहाँ तक ठहर सकती थी। यानी उसके पूरी के सामने उर्मिला है, फिर भी उसके मन में, उसके मन में कनक की जो यादों की जो भावुकता है वह उसके मन में बैठी रहती थी। उर्मिला की बड़ी बड़ी चपल आंखें, उसका सुनहरी गुलाबी रंग, सुनहरी के सदा पान की हल्की लाली लिए उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, उर्मिला को सहज ही बाहों में उठा सकने में, उसे अपने सीन की परिधि में समेट सकने में, उन होठों को चूमने के लिए तनिक गर्दन झुका सकने में पूरी को पौरुष का संतोष होता था। यानी वह देखने में जो उर्मिला जो थी वह एक शरीर से छोटी थी और पूरी जो थी वह बड़े, जो भी प्रणय है वह सब कुछ जो एक पुरुष को पुरुषत्व एक स्त्री पर प्राप्त करने के लिए पूरी को जो उसमें सहानुभव मिलता था, आनंद मिलता था, वह सब कुछ ये था। ऐसे समय कभी कभी स्मृति में कनक की छाया भी आ जाती थी। यानी
यानी उसके सामने जो है वह उर्मिला थी, फिर भी वह उसकी स्मृति में, उसकी यादों में कनक की याद भी आ जाती थी। पूरी एक के पश्चात दूसरा समर्पण जीत लेने का गर्व अनुभव करता वह कनक और उर्मिला की तुलना करने लगता। कनक के कंधे उसके कंधे को छूते थे। यानी पूरी सोचते सोचते उर्मिला और कनक की तुलना करने लगता था। अभी उर्मिला जो है वह छोटी है, यानी वह उसको जैसे चाहे वैसे वो उसके साथ व्यवहार कर सकता था, लेकिन कनक जो है वह उसके यानी एक दोनों भी एक उम्र के, कनक और पूरी दोनों भी एक उम्र के हैं। यानी कनक भी शरीर से उसके बराबर की है, तो कनक के कंधे वो पूरी के कंधों से लगते थे। ये वह ऐसे दोनों की तुलना करता है, उर्मिला की और कनक की। समान भाव से उसे सहारा देती थी, समस्याओं पर गंभीरता से तर्क करती थी। उर्मिला ने तो उसके सीने में सिर गड़ाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। कनक समान साथी थी और उर्मिला नितांत समर्पित प्रिया। यानी वह सोच रहा है इस काम में जो थी कनक जो थी वह पढ़ी लिखी थी, तो एक हर बात पर, हर समस्या पर वह तर्क करती थी, हर एक वह पढ़ी लिखी जैसी बात करती थी। लेकिन वह जो उर्मिला जो थी वह छोटी थी, उसका जो कद था वह उसका ऊंचाई का जो कद था उसके सीने पर था, और वह सीने में ही समर्पित भाव से छुप जाती थी। ऐसा वह सोच रहा है पूरी। सुध जी के सामने उर्मिला का प्रसंग बिगड़ गया था। स्थिति को संभाल कर संभ्रांत रूप दे सकने की समस्या साधारण नहीं थी। यानी सुध जी के सामने सुध जी जो थे उर्मिला को लेकर एक संभ्रम निर्माण हो गया था, और उन्होंने जो भी कहा था सुध जी ने पूरी को एक वास्तविक स्थिति के बारे में कहा था, और वह एक जो समस्या थी वह समस्या एक साधारण नहीं थी, यानी कोई एक मामूली समस्या वह पूरी के सामने नहीं थी। उर्मिला से वास्तविक संबंध को छुपाए रखकर उसे सामाजिक स्तर पर पत्नी के रूप में ग्रहण करने का नाटक रचना आवश्यक था। यानी पूरी सोच रहा है, अभी वह सुध जी ने तो उसको टोका है, यानी एक घेरे में लेकर बात की है, तो अब वह सोच रहा है पूरी कि सुध जी के और समाज के नज़र में यदि रखना है तो वह एक शादी का नाटक, यानी विवाह का नाटक, यानी उर्मिला के साथ विवाह करना ही चाहिए, ऐसा वह सोच रहा है। पूरी ने सोचा सुध जी से अनुरोध करके उर्मिला को कॉलेज में भर्ती करवा दिया जाए। सुध जी के संतोष के लिए उर्मिला कुछ दिन किसी दूसरे परिवार में रह जाए। यानी वह पूरी सोच रहा है कि सुध जी से कहकर उर्मिला को किसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा जाए, और वहाँ किसी दूर रहकर कुछ दिन फिर संभ्रांत ढंग से विवाह का प्रस्ताव करके वह उसे सबको बताकर अपने यहाँ ले आएगा। इसमें पिताजी का भी संतोष हो जाएगा। कनक के पिता का पता तो नैयर ने दिया था, परंतु उस बात को दबे रहने देना ही उचित था। यानी वो अभी पूरी सोच रहा है कि मैं सुध जी से कहकर इसका दाखिला, यानी उर्मिला को किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजूंगा, और वह कहीं दूर रहेगी, और फिर कुछ दिनों बाद विवाह का प्रस्ताव कर मैं उसके साथ शादी करूंगा, उर्मिला के साथ, और फिर समाज के सामने भी मेरी शादी उर्मिला के साथ हो जाएगी, और वह सुध जी को भी अच्छा लगेगा, ऐसा वह सोच रहा है। और कनक के पिता और कनक की जो बात है वह दबी ही रहनी चाहिए, मैं किसी को यहाँ नहीं बताऊंगा, ऐसा वह सोच रहा है। पूरी नाजिर के प्रकाशन की घोषणा के लिए दीवारों पर चिपकाए जा सकने योग्य बड़ा विज्ञापन तैयार कर रहा था। यानी जो पूरी जो नाजिर नामक जो साप्ताहिक पत्र निकालने वाला है उसके विज्ञापन देने के लिए एक बैनर बना रहा था, आजकल की भाषा में कहा जाए तो बैनर, और वह बैनर पोस्टर बना रहा था, ये कब उसका पत्र का प्रसार प्रचार हो, इसके लिए पंजाब से दिल्ली तक सभी बड़े नगरों में विज्ञापन लगवाने का विचार था। पत्र की सफलता विषय में संदेह पूरी की अपनी योग्यता और अस्तित्व के विषय में संदेह करना होता। यानी वह कहता है मेरा जो पत्र है वह पत्र सभी तरफ फैलना चाहिए, तो इसीलिए वह पंजाब से दिल्ली तक जो भी बड़े बड़े महानगरों है, बड़े बड़े शहर है, वो शहरों में वह विज्ञापन लगाना चाहता था। और वह साथ ही उसकी जो योग्यता है वह भी पूरी की अपनी योग्यता और अस्तित्व के विषय में संदेह करना होता। ऐसा संदेह पूरी को कैसे होता, इसी उत्साहवर्धक कल्पना में पूरी ने सोचा शीघ्र ही पत्र का प्रचार खूब बढ़ जाएगा, जगह जगह उसकी चर्चा होने लगेगी। यानी वह कह रहा है कि यदि मैं पत्र निकालूंगा, बैनर निकालूंगा, विज्ञापन बड़े बड़े शहरों में लगाऊंगा, तो सभी तरफ मेरा जो पत्र है नाजिर वह सभी के सामने एक अच्छा उभर कर आएगा, और सभी को वह
पसंद आएगा और सभी तरफ वह आकर्षित रहेगा। सिहर कर पुरी के हाथों से कलम जाना चाहता था। क्या साहित्यिक अभिरुचि रखने वाली, सदा पढ़ने लिखने वाली कनक की दृष्टि उस पत्र पर नहीं पड़ेगी? फिर वह सोच रहा है, मैं विज्ञापन निकालना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े शहर महानगरों में मैं इसके पोस्टर लगवाने चाह रहा हूँ, मेरे पत्र का मैं प्रसार प्रचार मेरे नाम के साथ करने चाह रहा हूँ। क्या कभी इस पर जो पढ़ी लिखी कनक है इसकी भी नज़र नहीं पड़ेगी क्या? यह उसके मन में विचार आ रहे हैं और विचार आते ही तुरंत उसके हाथ से तुरंत वो जो कलम है लिखने की वहाँ छूट जाती है। पुरी ने कलम मेज पर रख दिया। गहरी सांस लेकर अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। क्या करे, क्या हो रहा, क्या होकर रहेगा? यानी पूरी अब टेंशन में है, वह तनाव में है। कलम पे नीचे गिरी हुई उठाता है और वह पुनः टेबल पर रखकर दोनों हाथों से अपने सिर को दबाता है और सोचता है कि क्या होकर रहेगा। पूरी ने सोचा, कोई भी विकट स्थिति आ जाने से पहले ही उर्मिला से सामाजिक मान्यता से विवाह कर लेने की रक्षा है। यानी पूरी सोच रहा है कि कोई सामाजिक स्थिति, सामाजिक कोई संकट आने से पहले मैं उर्मिला के साथ विवाह करूंगा, तब वहाँ हम दोनों की सुरक्षा निर्माण हो जाएगी। पूरी आंखें आंखें खोले स्वप्न देखने लगा। कनक आई है, सब जानकर वह अपने अधिकार के लिए उसके सामने खड़ी होकर रो रही है। यानी पूरी को खुली आंखों से सोच रहा है कि मैं यदि उर्मिला के साथ विवाह करूंगा तो वह स्वप्न देख रहा है या सोच रहा है, एक कल्पना कर रहा है। एक साहित्यिक है तो कल्पना करना साहित्य का एक मूलभूत कर्तव्य होता है, तो उसी कल्पना के आधार पर वह पूरी सोच रहा है। तो वह सोच रहा है कि उर्मिला के साथ मेरा विवाह हो चुका है और फिर वहाँ पर कनक आई है और कनक आने के बाद मेरा जो कनक का जो अधिकार है वह अधिकार पाने के लिए पूरी के सामने वहाँ खड़ी है, रो रही है, कह रही है, उर्मिला के आने से पहले तुम मुझे पत्नी स्वीकार कर चुके थे। फिर वहाँ कनक कह रही है उसको आकर कि उर्मिला आने से पहले ही तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। यानी चिंता और आत्मग्लानि में डुबकियाँ लेते पूरी ने निश्चय किया, भावुकता में बहने से काम नहीं चलेगा। कनक ने मुझे ढूंढ लेने का कौन प्रयत्न किया है? यानी यह सोच रहा है कि जो भावुकता और जो आत्मग्लानि है उसमें यदि खोए रहे या डूबते रहे तो डूबते ही जाएंगे। तो वह सोचने लगा कि कनक ने भी मुझे कौन सी ढूंढने का प्रयास किया है या कनक ने भी मेरा इंतज़ार किया है क्या, ऐसा वह सोच रहा है। मैं तो परिवार से बिछड़ा, निराश्रय, भूखा, मांग कर पेट भरने के लिए मजबूर हो गया था। यानी पूरी सोच रहा है, मैं तो परिवार से बिछड़ा हूँ, घर से निकला हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, फिर मांग कर मैं मेरा पेट भर रहा था, मजबूर हो गया था। उसके पास तो सुविधा और साधनों की कमी नहीं थी। यानी कनक तो अपने परिवार के पास थी, उसके पास तो सभी साधन थे, सभी सुख सुविधाएं थी, तभी भी उसने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसा वह पूरी कनक के बारे में सोच रहा है। वह सब कुछ कर सकती थी। मैं उससे कहूँगा, तुम मुझे भूल गई थी, तुमने मुझे खोजने के लिए क्या किया? यानी वह कनक कहता है, वह पूरी कहता है, मैं तो मजबूर था, यानी परिवार से बिछड़ गया था, जीने का ही प्रश्न था, तो इसमें मैं उलझा रहा। लेकिन तुम्हारे पास तो सभी सुख सुविधाएं थी, तुम तो तुम्हारे परिवार के पास थी, फिर भी तुमने मुझे ढूंढने का कोई प्रयास किया क्या? मैं ऐसा उसको पूछूंगा, ऐसा पूरी सोच रहा है। पूरी ने अपनी सफाई में और भी सोच डाला। कनक जैसी उन्मुक्त स्वभाव और इंटेलिजेंस खिलाड़ी लड़की अभी तक यूं ही बैठी होगी। जब तक वे सामने था, मुझे पा लेने की बाजी थी, उस दाव में सफल हो गई। तब से सेक्शन और थ्रिल, उमंग और उत्तेजना की खोज में दूसरे दांव लगा चुकी होगी। यानी वह पूरी सोच रहा है कि जब मैं कनक के सामने था तो वह मुझे पाने के लिए प्रयास कर रही थी और वह अब मैं उससे बिछड़ गया हूँ और उसके अंदर की जो काम चेतना है या अन्य उत्तेजना है वह उसको बैठने देगी क्या? उसने भी कहीं और किसी को खोजा होगा, ऐसा वह सोच रहा है। वह क्या किसी को सर्वस्व मानकर बेसुरती रहने वाली है? यानी वह सोच रहा है कि वह कोई अकेली, यानी वह विरह में व्याकुल होकर रोने वाली थोड़ी ही है, वह उसने भी किसी और को ढूंढ लिया होगा, ऐसा पूरी अपनी खुद की स्वयं पत्नी कनक के बारे में सोच रहा है। पूरी ने कलम उठा लिया और प्रबंधक के रूप में नादिर साप्ताहिक की संभावनाओं का प्रचार करने के लिए जयपुरी के समान योग्य कलमकार की रचनाओं की
प्रशंसा में दूसरों द्वारा उपयोग किए गए भावों को अतिरंजना से प्रस्तुत किया। यानी वहाँ जो प्रबंधक होने के नाते वो नाजिर साप्ताहिक के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा था। ऐसे संपादक के नेतृत्व में प्रकाशित होने वाले नाजिर साप्ताहिक के प्रति पाठकों को आकर्षित करने के लिए उसने जोरदार विज्ञापन लिख दिया। यानी पाठकों को आकर्षित करने के लिए जो नाजिर का जो पहला अंक है उसके लिए उसने विज्ञापन लिखा। विज्ञापन को 22 इंच लंबे और 18 इंच चौड़े कागज़ पर बड़े और सुंदर अक्षरों में लिख देने के लिए काथिब को सौंप दिया। यानी एक बैनर बनाने के लिए उसने वह बड़े अक्षरों में विज्ञापन बना दिया। वह 22 इंच लंबे और 18 इंच चौड़े इतनी उस बैनर की या विज्ञापन की साइज थी। नाजिर के प्रकाशन की घोषणा हुए सप्ताह ही बीता था। साहित्यिक प्रवृत्ति या महत्वाकांक्षा रखने वाले 3 बेकार युवक अपनी योग्यता और क्रियाशीलता प्रमाणित कर सकने का अवसर मांगने के लिए नाजिर के भावी संपादक प्रसिद्ध साहित्यिक जयपुरी से मिलने आ चुके थे। यानी वह साप्ताहिक जो नाजिर पत्र जो है वह निकलने वाला है, इसका विज्ञापन है जो वहाँ फैल चुका था। और उसके बाद जो वहाँ पर नौकरी ढूंढने के लिए जो वहाँ पर लोग थे वहाँ पुरी से आकर मिल रहे थे। लाहौर से उखड़े हुए पत्रों के कार्यालयों में काम कर चुके व्यक्ति तथा उससे अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी आ चुके थे। यानी जिसने लाहौर में या किसी अन्य शहर में छपाई में यानी पत्रों में काम किया था, ऐसे अनुभव वाले भी लोग आ चुके थे। पूरे सहायक के चुनाव में उतावली नहीं करना चाहता था। वह उन नौजवानों की रचनाएं देखकर उनकी योग्यता का अनुमान करके चुनाव करना चाहता था। यानी पूरी जो है वह वहाँ किसी जल्दबाज में किसी को सहयोगी के रूप में लेना नहीं चाहता था। वह पहले उनकी रचनाएं, लेख, जो भी उसका लिखान है वह देखकर और फिर अनुमान लगाकर फिर उनको ज्वाइन करना चाहता था। पूरी प्रेस के कमरे में बैठा एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था। सहसा एक अधेड़ व्यक्ति सामने आकर आर्द्र स्वर में पुकार उठा, काकाजी जयदेव। यानी पूरी ऐसे ही इसी मामले में बात कर रहा था किसी से प्रेस में बैठकर, तो किसी वह अधेड़ यानी एक ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति आया और कह दिया कि काकाजी जयदेव। पूरी संभ्रम से उठ खड़ा हुआ, परी नैना ताना ताया जी पाया लागन। पूरी ने कुर्सी और मेज के बीच से निकलकर अपने ताऊ बाबू राम जोया के चरण छुए। यानी वह पूरी के सामने उसके जो चाचा जी है वह चाचा जी आते हैं और वह आने के बाद तुरंत वह कुर्सी से उठकर उसके पैर छूता है। राम जाया उसके चाचा का नाम। उन्हें एक कुर्सी पर बैठाया, स्वयं खड़े रहकर पूछा कब आए और बताया पिताजी का पत्र पिछले सप्ताह मिला था। मैंने कई बार आपके पास होशियारपुर जाने के लिए यत्न किया लेकिन क्या बताऊँ मजबूर था। यानी वह बता रहा है कि पिताजी का पत्र मुझे पिछले सप्ताह ही मिला था और मैंने कहा था कि आपके पास होशियारपुर जाने के लिए प्रयत्न किया जाने का, लेकिन गया नहीं, ऐसा था। मैं अभी मजबूर था, यानी मजबूरी थी, ऐसा वह कह रहा है। अभी मैं अकेला ही हूँ, यहाँ से छुट्टी नहीं मिली। यानी वह कहता है कि मैं अभी यहाँ अकेला ही हूँ, यहाँ से छुट्टी नहीं मिली। पूरी ने सहायक संपादक की नौकरी के उम्मीदवार को फिर आने के लिए कह दिया और ताया जी से हालचाल पूछने लगा। यानी जो वहाँ पर का जॉब मांगने के लिए आया हुआ सहायक के रूप में एक युवक इंसान था, उसको फिर आने के लिए कहा और उसने उसको ताया यानी चाचा जी से बात करने लगा। किशोर चंद, शीलो बहन सभी का हाल पूछा। यानी जभी जो हालचाल पूछा सभी का, और जो किशोर चंद, शीलो बहन, इन सभी का हालचाल पूछा। पूरी बाबू राम जोया को देखकर विस्मित रह गया था। वही बाबू राम जोया जिसकी बात को अयुक्त समझकर भी उत्तर देने का साहस नहीं हो सकता था। यानी वह विभाजन से पूर्व जो राम जाया थे वह एक बड़े पद पर यानी आयुक्त एक जाने माने प्रमुख व्यक्ति थे और उनको बात करने का ये करने का एक साहस नहीं था। लेकिन आप देखो कैसी अवस्था आई है, ऐसा वह सोच रहा है। पूरी के पिता मास्टर जी भी उनकी बात नहीं उलट सकते थे। यानी पूरी के परिवार में जो उसके चाचा ताऊ जी जो थे वह एक बड़े थे, गांव के मुखिया के रूप में थे। तो उसके पिताजी जो पूरी के वह भी उनसे बात करने के लिए झिझक जाते थे, डर जाते थे। अब बाबू राम जाया के सिर पर
कलफ लगी कीमती मुहिम मलमल की पगड़ी नहीं, साधारण पुरानी सी काली टोपी थी। यानी वह विभाजन से पहले जो इसका राम जाया जो ताऊजी था, वह पहले एक रुबाबदार व्यक्ति थे, एक अच्छी सी पगड़ी में रहते थे, लेकिन अब वह सब कुछ जा चुका है विभाजन में। अब उसके पास एक सिर्फ एक मलमल जो है वह एक साधारण इंसान की तरह एक पगड़ी है और काली टोपी, मूछें बिल्कुल सफ़ेद, चेहरे से स्वस्थ और अच्छी खुराक का रंग गायब था, रोग और उदासी की छाया आ गई थी। यानी पहले जो चेहरे पर तेज था वह सब कुछ चला गया था, पहले की जो खुराक यानी जो भी वह पहले का जो अच्छा खाना पीना था वह सब कुछ छूट गया था, पहले के जो भी चेहरे पर रौनक थी वह सब कुछ गायब हो गई थी, और अब जो उसका चेहरा है वह चेहरा एक रोगी के जैसा लग रहा था। वे स्वयं शौक से सिलाए गरम कोट के बजाय रेलवे की वर्दी का नीला कोट पतलून पहने थे। पतलून पायजामा ही लग लग रही थी। कपड़े झड़े हुए या सुथरे नहीं थे। हाथ में एक थैला था। यदि पिछले सप्ताह सोनवा से आए पिता के पत्र में ताया जी के विषय में न पढ़ा होता तो शायद पुरी उन्हें देखकर तुरंत न पहचानता। यानी पत्र में जो पुरी के जो पिता का पत्र आया था, उस पत्र में उसकी अवस्था उसके पिताजी ने पुरी से बता दी, इसीलिए वह पहचान गया था। यानी विभाजन में भागदौड़ हो गई, और भागदौड़ में बहुत सारी संपत्ति जो है यहाँ की वहाँ छूट गई। लोगों को जीने का यानी जीवित रहने का ही प्रश्न था, तो इसीलिए वह ऐसे ही विकट स्थिति में थे। मास्टर जी को अपने बेटे का पता रेडियो से मिल जाने पर उनका उत्साह बढ़ गया था। यानी जो मास्टर जी जो थे, पुरी का पता रेडियो के द्वारा मिला था, इसलिए वह यह उत्साह से वे अपने दूसरे संबंधियों और मित्रों के पते खोजने का यत्न करने लगे थे। यानी जो पंडित जी थे पुरी के पिता, वह अन्य किसी मित्र या किसी संबंधित परिचित लोगों का पता ढूंढने की कोशिश करते। रेलवे से संबंध रखने वाले शरणार्थियों का केंद्र अंबाला में था। यानी जो भी रेलवे से शरणार्थी आते थे, उनका जो केंद्र था, कैंप था शरणार्थियों का, वह अंबाला में था। मास्टर जी ने अंबाला केंद्र की मार्फत अपने बड़े भाई को पत्र लिखा। यानी मास्टर जी ने का जो बड़ा भाई था, उसने अंबाला वहाँ का जो शरणार्थी का केंद्र था वहाँ से पत्र लिखा। 3 मास बाद उन्हें बाबू राम जॉया का उत्तर होशियारपुर से मिला। यानी 3 महीने के बाद उसका भाई जो राम जाया है वह होशियारपुर से मिला। यानी वह होशियारपुर में था। 1.5 मास कैंप में रहने के बाद उनकी नियुक्ति होशियारपुर स्टेशन पर हो गई थी। मास्टर जी ने पुरी को लिखा था कि होशियारपुर जालंधर के बहुत समीप था। यानी वह मास्टर जी ने पुरी को लिखा था कि वह तुम्हारा जो ताया है वह होशियारपुर में है और जालंधर से होशियारपुर नज़दीक था। भाई साहब बहुत कठिनाई में थे, वह ज़रूर जाकर उनसे मिल जाए। यानी वह मास्टर जी यानी पुरी का जो पिता है पुरी से कहता है कि उसके जो भाई है जो ताया है वह बहुत परेशानी में है, उसको जाकर पुरी से मिलने के लिए कहा था। पुरी झुंझला उठा था, वह सभी काम जल्दी एक साथ कैसे कर ले सकता था। मास्टर जी को क्या मालूम था, क्या अनुमान था, पुरी कैसी परिस्थिति या समस्याओं में उलझा था। यानी पुरी के पिता को भी पता नहीं था कि पुरी किस समस्या में है। इधर उर्मिला की समस्या है, कामकाज है, फिर सुध जी ने ये किया, तो इस समस्या में था और उनको क्या पता था। संध्या के 4 बज रहे थे, फिर भी पुरी ने ताया से आग्रह से पूछा, रोटी भोजन मंगवाऊँ। यानी समय के शाम के 4 बज रहे थे, तो वह अपने ताऊ से पूछ रहा है पुरी कि कुछ भोजन के लिए रोटी भोजन मंगवाऊँ क्या। नहीं बेटा, खाकर चला था। फिर उसके जो ताया है पुरी से कहते हैं, नहीं बेटा, कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, मैं खाकर ही निकला था। पुरी ने ट्रेडमिल मशीन के समीप से छोकरे खेमी को बुला लिया, उसे एक और ले जाकर 1 रुपया हाथ में दिया और आधा सेर गरम दूध और कुछ मीठा नमकीन ले आने के लिए भेज दिया। यानी पुरी ने जो छपाई मशीन थी उसमें से युवक जो नौकर था, उसको खेमी नामक जो नौकर था, उस छोकरे को यानी उस लड़के को बुलाया और उसको 1 रुपया देकर कुछ नमकीन दूध और लाने के लिए भेज दिया। बाबू राम जया को भाई के पत्र से पता लग गया था कि जयदेव को 150 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई थी। यानी राम जया को जो थे उसके ताऊ जो थे उसके भाई द्वारा, यानी पुरी के
पुरी के पिता द्वारा इसको पता चला था कि पुरी को अब 100 रुपये यानी 100 रुपये मासिक यानी 100 रुपये महीने की तनख्वाह से नौकरी मिल गई थी, ऐसा मिला था। उन्होंने जयदेव की सफलता पर प्रसन्नता प्रकट की और उसी सांस में कह गए, बेटा हम तो उजड़ गए, अपने दो 3 मंजिले मकान छोड़कर आए हैं और अब सब लोग एक कोठरी में गुजारा कर रहे हैं। साथ कुछ ला ही नहीं सके। 57 तोले सोना था, साथ लेकर चलते तो पुलिस वाले ही छीन लेते। उन्होंने धीमे से कहा, अपने घर में दबा आए हैं। यानी वह जो राम जाया जो है वह कह रहे हैं कि तो जीने महीने का ही प्रश्न था, अब तो अच्छे खासे यानी पूरी तो अच्छे खासे इस पर पाव जमाए था, यानी खुद के पैरों पर खड़ा था। लेकिन वह कह रहा है कि 2-3 मंजिला जो भी मकान था वह तो हम उधर ही छोड़ आए हैं, और जो 57 तोले सोना था वह सोना भी हम साथ नहीं ले आए, क्योंकि रास्ते में कोई छीन ले, पुलिस छीन ले या कोई चोर छीन ले। इसी भय से हमने वह जो सोना था वह सोना घर में ही गाड़ कर या दबा कर आए हैं। देखो कभी उसको मंजूर होगा तो। किशोर चंदा बेचारा खाली बैठा है, हम लोगों के घर में तुम ही लायक हो बरसिरे रोजगार हो। यानी वह कहता है कि हमारा जो बेटा था वह बेटा चंदा जो था वह भी बेकार है, यानी काम नहीं कुछ नहीं, और हमारे घर में आप पढ़े लिखे और नौकरी करने वाले तुम ही एक लायक इंसान हो। घर को तुम्हारा ही सहारा है बेटा। इस महंगी में 120 रुपये में क्या बनता है। यानी वह कह रहे हैं कि इस महंगी में और इतनी अस्त व्यस्तता के समय में एक तुम ही कुछ घर को सहारा हो और तुम ही घर का कुछ कर सकते हो, ऐसा वे कर रहे। लाहौर में इससे 1.5 तो मकान के किराए से आ जाता था, यानी लाहौर में जो मकान था उसके किराए से ही बहुत ज़्यादा उसको पैसा आता था। किशोर चंद्र टाल से 150 निकाल लेता था। फिर लाहौर का स्टेशन था, तुम जानते हो, हम तो घी चावल सब देहात से मंगा लेते थे। यानी वहाँ कहते हैं जब लाहौर में था तब कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे आ जाते थे, मकान का किराया आ जाता था, और जो भी सामान है वह तो हम गांव से ही लाते थे। पूरी ताया जी से बात कर रहा था। रिकी राम ने आकर पूछा, भाई जी 5 बज रहे हैं, छुट्टी कर दे या सिलेंडर का फॉर्म ख़त्म करवा दिया जाए, अभी 3000 बाकी है। तो रिकी राम जो है वह रिकी राम बोल रहा है सुधपुरी को कि 5 बज रहे हैं, या छुट्टी करे या कुछ और भी काम करना है, उसमें और भी कुछ छपाई का काम जारी है, यानी 3000 जो प्रतियां है वह बाकी है। भाई खुद देख लो, कल के लिए काम देखकर जैसा समझो कर लो। पूरी ने बड़े अधिकार के ढंग से भरोसा प्रकट किया। यानी पूरी ने बताया कि तुमको जैसा लगे वैसा करो, 5 तो बजे है, उसका तो समय हो गया है जाने का। तो पूरी कहता है कि तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो और कल का काम देखो और तुम्हारे हिसाब से देखो, ऐसा वह करता है। काका तुम आप घर नहीं चलोगे? राम जाया ने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी पर नज़र डालते हुए पूछा। यानी वह राम जया ने सूत जी को पूछा कि तुम अब घर नहीं चलोगे? घड़ी का समय देखते हुए पूछा। मकान कहाँ लिया है? तेरे पिता ने प्रेस का ही पता लिखा था, मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ आ पहुँचा हूँ। यानी वह जो राम जाया है वह कहता है पूरी को कि मकान कहाँ लिया है, मैं तो तुम्हारे पिता ने प्रेस का ही पता दिया था, तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। मकान का प्रसंग आने पर पूरी मौन रह गया। फिर मकान की बात आई तो पूरी एकदम स्तब्ध हो गया, मौन रह गया। नज़र घुमाकर देख लिया, प्रेस का कोई आदमी सुन तो नहीं रहा है। यानी नज़र यहाँ वहाँ घुमाया, आसपास कोई है नहीं है, यह देखा और फिर बताया। मेज पर पड़ी लाली पेंसिल हाथ में दबाकर बोला, ताया जी मकान तो मिल ही नहीं रहा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मकान मिल जाए तो पिताजी और माँ को ले आओ। यानी वह कहता है जो पेंसिल है वहाँ पर पड़ी हुई वह हाथ में लेता है और दबाकर, यानी यहाँ वहाँ कोई नहीं, कोई है क्या यह देखकर फिर बताता है कि मकान तो नहीं मिला है, उसके ही तलाश में हूँ। यदि मकान मिल जाए तो मैं वहाँ से माँ और पिताजी को यहाँ ले आने की मैं सोच रहा हूँ। यानी उसको वास्तविक में मकान मिल गया है, झूठा सच जो नाम है, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ अंतिमतः देखेंगे कि झूठा सच इस उपन्यास में क्या है। हरि और उषा की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। अभी तो सूद जी के यहाँ पड़ा रहता हूँ, कभी कांग्रेस के दफ्तर में, कभी यहाँ बेंच पर ही। पूरी बात कह रहा था तो रिक्कीराम फिर आ गया।
पूरी ने रुककर पूछा, हाँ भाई। यानी पूरी बता रहा है कि मकान तो नहीं मिला है, कभी सूद जी के यहाँ, कभी कांग्रेस के ऑफिस में, तो कभी इधर ही प्रेस में ही मैं रहता हूँ, ऐसा बता रहा था। तभी जो रिकी राम जो है वहाँ आ जाता है और बोलता है, हाँ भाई, ट्रेडिल बंद करवा दी है, सिलेंडर को 8 बजे तक चला लगा, आप अभी ठहरोगे और कोई काम तो इस समय नहीं है। यानी जो रिकी राम कहता है सिलेंडर 8 बजे तक चलने दीजिए और बाद में बंद कीजिए, आप तो यही है। और वह कहता है कि अभी काम तो कोई नहीं है, ऐसा कहता है, और मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है रिकी राम। पूरी ने उदारता से अनुमति दे दी। रिकी राम के चले जाने पर बाबू राम जाया ने कमर पर हाथ रख कर कहा, बेटा मैं ज़रा इस बेंच पर लेट जाऊं, गाड़ी 8 बजे मिलेगी, मैं घंटे भर आराम कर लूं, मेरी कमर में बहुत दर्द है। यानी वह राम जाया कहता है कि मैं इसी बेंच पर कुछ समय के लिए आराम करूं या लेट जाऊं, मेरे कमर में दर्द है और गाड़ी तो 8 बजे है, तब तक कुछ समय के लिए मैं यहीं पर आराम करता हूं, मेरे कमर में दर्द है। बेटा कपड़े हैं नहीं, कितने लिफाज कंबल छोड़कर आए हैं, यहाँ सर्दी में मर रहे हैं, सर्दी लग गई थी, दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं खाट मंगवा दूँ। यानी वह कहता है कि बेटा जो अभी ओढ़ने के लिए या ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, कंबल जो भी कपड़े थे वह सब कुछ लाहौर में ही छोड़ आए हैं। और वह कहता है कि कुछ भी नहीं, और सर्दी के कारण मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, और जो भी दर्द है वह दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा वो कहता है। और पूरी कहता है, क्या मैं खाट मंगवाऊँ? पूरी ने रुल्दू को पुकारा, ज़रा अपनी खाट ले आ। यानी जो खाट यानी चारपाई ले आने के लिए पुकारा। कुर्सियाँ एक और खींचकर पूरी ने खाट के लिए जगह कर दी। पूरी ने रुल्लू का विस्मय भापा। कोट पहनकर बाहर निकलते रिक्की राम ने भी उधर देखा था। पूरी ने उनसे आंख न मिलाई। यानी वहाँ सब कुछ जो है, वहाँ रुल्लू जो नामक नौकर है उसने भी खाट ले आया, और वहाँ रिक्की राम भी कोट पहन कर जा रहा था, और जो कुछ भी पूरी है उनको कुछ बात नहीं कर रहा था, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। सोचा उन्हें समझा देगा कि परिचय भर के मेहमान को वह गले नहीं सहेड़ना चाहता था। यानी जो परिचित का मेहमान है वैसा कहकर वह उसको कहना चाहता था। बाबू राम जाया को उस अवस्था में देखकर पूरी का मन भर आया था। पूरी को उनकी आखिरी रेखा करने की बहुत इच्छा थी। यानी वह पूरी को जो उसके ताया है राम जाया, उसकी जो हालत देखकर उसकी आंख भर आई, उसका मन भर आया, और उसकी सेवा करने की बहुत इच्छा थी। ताया जी उसे सदा निकम्मा आदमी समझते थे। उन्हें काम कमरों में ले जाकर अपनी सुधरी हुई स्थिति दिखाने की उमंग पूरी को दबा लेनी पड़ी। यानी पूरी उसके जो ताया थे लाहौर में, तो वह पूरी को एक बेरोजगार या ऐसे ही बुरा समझते थे। लेकिन आप पूरी जो है वह अपने पैरों पर खड़ा है, एक अच्छे खासे नौकरी पर है, तो पूरी उसकी सफलता दिखाना चाहता है अंदर ले जाकर, लेकिन वह दिखा नहीं सकता, सब कुछ दबा के रखता है। ऊपर बैठी उसके साथ अकेली रहती उर्मिला के विषय में वह उन्हें क्या जवाब दे सकता था। यानी यदि वह ऊपर जाकर या अंदर ले जाकर सब कुछ दिखा था, फिर उर्मिला वह दिख जाती, तो उर्मिला के बारे में वह क्या बताए, इस भय से वह अपने चाचा को पूरी जो बात है वह नहीं बताता, या पूरा माहौल है वह नहीं दिखाता। बाबू राम जाया यहाँ अपनी कमर कपड़े खाट पर लेटे लेटे पूरी को अपनी हानि और वर्तमान कठिन स्थिति की बातें सुनाते रहे। इससे पहले ताया जी ने अपने पास इतना धन होना कभी स्वीकार न किया था। पूरी ने भी आपत्ति सुनाई, कहाँ पहले तो काम की तलाश में ही परेशान रहा, अब मकान के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। यानी वहाँ ताया जो है वह जो वर्तमान की स्थिति है एक दूसरे से बता रहे। पूरी कह रहा है कि मैंने भी बहुत कुछ ठोकरें खाई है, बहुत कुछ ढूंढने के बाद अब यह नौकरी मिली है, और आज अब मकान के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। शहर में कोई गिरा पड़ा मकान भी तो खाली नहीं बचा है, जगह मिलते ही एक दिन होशियारपुर आऊँगा, आपको ताई जी और किशोर और भाभी को ले आऊँगा। यानी वो कहता है कि कोई पुराना या गिरा पड़ा मकान मिलेगा तो मैं होशियारपुर आऊँगा, और आपको ताई और जो भाभी है उनको मैं यहाँ ले आऊँगा। कुछ दिन आप लोग यहाँ रहिएगा, आप हम लोग जैसी स्थिति में आ पड़े हैं, किसी तरह मिलजुल कर
करना है। यानी वह कहते हैं कि आप तो हम मिले हैं तो किसी तरह हम मिलजुल कर इसका सामना करेंगे। पूरी 7 बजे बाबू जयाराम के साथ स्टेशन पर गया और उन्हें गाड़ी पर चढ़ाया। यानी पूरी शाम के 7 बजे स्टेशन पर गया और उसको गाड़ी में बिठाकर आया। पूरी स्टेशन से लौट रहा था तो अपने घर में अपने ताया को स्थान न दे सकने के अपराध और लज्जा से उसकी गर्दन झुक गई थी। यानी वह उसके ताया जो थे, उसके बड़े चाचा जो थे, उसको खुद के घर में स्थान न देने की या रुकने की जगह न देने के लिए इसमें वो खुद ही अपराध के यानी खुद के नज़र में वह एक लज्जा महसूस कर रहा था। अपने आचरण को लोगों से छिपाने की विवशता से बहुत ग्लानि हो रही थी। अपना आचरण छिपाने की मजबूरी अपने अपराध की स्वीकृति थी। अपने ताया के समीप बैठे हुए भी उसका मन भीतर भीतर कांप रहा था कि उर्मिला अकस्मात नीचे न आ जाए। यानी वह ताया के साथ बैठा है, बातें कर रहा है, फिर भी उसके मन में डर था कि उर्मिला कहीं अचानक से सामने आ जाए या नीचे आ जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस भय से वह कांप रहा था, डर रहा था। 5 मास में नगर में पूरी का काफ़ी परिचय हो गया था। वह कभी किसी को अपने घर नहीं बुला सकता था। यानी पूरी का जो परिचय 5 माह से वह इस नगर में रह रहा था, तो पूरी का परिचय बहुत से यहाँ हुआ था और वह उर्मिला की वजह से किसी परिचित को घर नहीं बुलवा सकता था। वह सम्मानित प्रधान संपादक बनने वाला था। उसके जीवन की यह पोल कितनी अपमानजनक थी। यानी वह एक नाजिल जो साप्ताहिक है उसका वह भविष्य का संपादक बनने वाला था, लेकिन उर्मिला के और उसके नाजायज़ संबंध के बारे में यदि पता जाए तो वह कितना अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, ऐसा उसको लगता था। इस स्थिति को दूसरा रूप देना ही होगा, उर्मिला को सम्मानित पत्नी बनाना ही होगा। इसके लिए पहले उर्मिला को समझाना होगा। यानी वह कहता है कि अब वह यदि किसी को संपादक बनेगा और फिर यह पता चलेगा कि उर्मिला के साथ मेरी शादी भी नहीं हुई और उर्मिला और हम दोनों एक साथ रहते हैं तो कितना एक अपमान होगा, ऐसा वह समझता है। और इसको एक सार्थक रूप देने के लिए वह सोचता है कि उर्मिला के साथ विवाह करना होगा और इसके लिए उर्मिला को बताना या समझाना होगा, ऐसा वह सोच रहा है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।